नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। उस दिन मैंने लेक्चर फर्स्ट कराया था, फिर मैं करा नहीं पाया था, तो आज लेक्चर सेकंड कराता हूँ। कोशिश करता हूँ कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि आप लोगों की यूपी पेट देखिए एग्ज़ाम डेट आ गई है। उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करा दूँ, जिसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है यूपी पेट, उसमें आपके अधिक से अधिक हेल्प हो सके। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसको कराने का उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने क्वेश्चन पूछने का एक क्राइटेरिया होता है उतना ही मैं पढ़ाऊँगा, उससे अधिक नहीं पढ़ाऊँगा। ज़बरदस्ती की कहानी नहीं बताऊँगा, क्या कहानी है क्या नहीं है, आगे है क्या नहीं है। सिर्फ उतना पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल वनडे एग्ज़ाम के लिए, और अभी समय भी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों की भारत विजय। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, किंतु संयोगवश यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें भारतीय राजनीति संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट देखो, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग आक्रामक नीति से संबंधित थे। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित थे। ये हाईलाइट कर लेना जो मैंने बताया है। बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल का अधिग्रहण भारत के 18वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख है। उत्तर वैदिक काल से ही बंगाल भारत के अन्य सभी प्रांतों में सर्वाधिक धनी एवं उपजाऊ था। यहाँ के उद्योग धंधे में काफ़ी विकसित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने के पश्चात यहाँ से व्यापार करके काफ़ी लाभ कमाया। कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य उपस्थित व्यापारिक पद्धति ने 1750 ईस्वी के दशक की घटनाओं को जन्म दिया। बंगाल के बालासोर में स्थापित ब्रिटिश फैक्ट्री के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से नियमित व्यापार प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई तथा जब चाणक्य द्वारा कलकत्ता की स्थापना के साथ ही व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में परिणत हो गई। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता की स्थापना जब चाणक्य द्वारा, हाईलाइट करना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह द्वारा दिया गया शाही फरमान था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। बंगाल ने नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह द्वारा दिया गया शाही फरमान था। इस शाही फरमान की प्रमुख रियायतों में से यह थी कि कंपनी को क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। क्या था? वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने इन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर करना चुकाने के लिए करने लगे। साथ ही वे इसे अवैध रूप से भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे। इससे नवाबों को राजस्व की हानि होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब पद ग्रहण किया, किंतु उसकी मौसी घसीटी बेगम ढाका एवं उसके भाई पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग के द्वारा उसके उत्तराधिकार का विरोध किया गया। यहाँ तक आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला के नवाब बनने
पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने ना तो उसे बधाई दी और ना ही कोई उपहार दिया। दूसरी ओर उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी भी की। इन दोनों घटनाओं से कंपनी और नवाब के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। कंपनी ने नवाब के विरोधियों को शरण दी। राजवल्लभ का पुत्र कृष्णदास नवाब का धन लेकर भाग गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शरण दी। कंपनी ने नवाबों को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान नहीं की। इन सभी कारणों ने ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नवाब के मध्य संघर्ष को अवश्य बना दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह संदेह था कि नवाब बंगाल में फ्रांसीसी कंपनी के साथ गुप्त रूप से गठबंधन कर कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देंगे। इस वातावरण में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर संघर्ष को तेज कर दिया। परिणाम स्वरूप मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की एक शक्तिशाली सेना कलकत्ता पहुंची, जिसने नवाब को अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि से अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने तथा नवाब द्वारा क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया। इसी दौरान क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट, क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर नियंत्रण स्थापित किया था। बंगाल से फ्रांसीसी की शक्ति एवं स्वतंत्रता दोनों समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों के कहने पर नवाब ने फ्रांसीसियों को बंगाल से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया। सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं दुलमुल की नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिससे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, यथा मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ एवं अमीरचंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भूमिका अहम थी। कासिम बाजार के प्रमुख कौन था? वाटसन। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की स्थिति को तय कर दिया था। 13 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत चंदनगर से की और शीघ्र ही प्लासी पहुंच गया। 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव एवं नवाब की सेना के बीच युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने खुद पढ़ा है पहले, फिर बनाया है, अपने तरफ से मैंने बनाया और इनको शॉर्ट किया है ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो सके। और वही इसमें रखा मैंने जो किसी भी एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, और बहुत ज़्यादा नहीं है। समझ लो एक मोटी सी बुक को और एक हमने बहुत पतली में कन्वर्ट कर दिया है। इसको बार बार सुनना, आपके शब्दों में आ जाएगा। फैक्ट तो उंगलियों में गिनोगे, इसको 2-4 बार सुन लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चमक धमक के चक्कर में मत पढ़ना कि चमक वाली क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अगर पढ़ाई से मतलब रखोगे तो कुछ भी मिलेगा, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये समझ लो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। प्लासी के युद्ध के परिणाम एवं महत्व। प्लासी का युद्ध महज एक सैन्य झड़प और विश्वासघात होने के कारण सैन्य दृष्टिकोण से यद्यपि अत्यधिक निर्णायक नहीं कहा जा सकता, फिर भी प्लासी युद्ध के राजनीतिक व आर्थिक परिणाम अधिक प्रभावी व दीर्घकालीन महत्व थे। प्लासी युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति बदल दी। अपनी कंपनी महज व्यापारी संस्था नहीं थी, बल्कि ये भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। कंपनी बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वह निर्माता की भूमिका अदा की।
प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनैतिक शक्ति को स्थायित्व तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच संपन्न बंगाल के खजाने तक कर दी। इसके पश्चात बंगाल की लूट का वह चक्र प्रारंभ हुआ जिससे मुक्ति 1947 में ही मिली। प्लासी के युद्ध के पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने जहां कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया या करते हुए कृतार्थ किया, वहीं उसने क्लाइव को उपहार स्वरूप चौथ परगना की जमींदारी भी दी या प्रदान की। समझे? उसने क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी भी प्रदान की। ठीक है। इस आर्थिक शोषण से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की, और अंग्रेज इसी बंगाल के खजाने संसाधनों के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। प्लासी युद्ध का एक अन्य परिणाम रहा कि अंग्रेजों की भारतीय मानसिकता व कमजोरी का पता चल गया। अंग्रेजों को भारतीय मानसिकता व कमजोरी का पता चल गया, जिससे उन्होंने फूट डालो व राज करो की नीति को अपने पूरे शासनकाल में अग्रिम हथियार के रूप में प्रयुक्त करते हुए निरंतर षड्यंत्र के द्वारा एक के पश्चात एक राज हड़पते हुए संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1760 की क्रांति। मीर जाफर के समय में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती हुई मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। परिणाम स्वरूप 1760 ईस्वी में कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उसे नवाब पद से अपदस्थ कर दिया। कंपनी ने मीर कासिम को नया नवाब बनाया। मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाए जाने की घटना को वेंसिटार्ड ने क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम और कंपनी। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने से बदले कंपनी को कुल मिलाकर 29 लाख रुपए की रकम अदा की। मतलब मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कंपनी को कुल मिलाकर 29 लाख रुपए की रकम अदा की। वर्तमान मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी भी कंपनी को सौंप दी। इतना सब कुछ दिया। मीर कासिम एक योग्य प्रशासक एवं कुशल अधिकारी था। कंपनी के प्रभाव से दूर रखने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया। यह पूछा गया है कि किस मॉडल पर या किसने किया है, तो मीर कासिम ने किया है। कौन से मॉडल पर? यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया है तथा वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के भागीरथ प्रयास किया, मतलब अच्छा प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा हस्ताक्षर के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया गया। इन सभी सुधारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया, जिससे कंपनी को आक्रामक नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण कारण कंपनी द्वारा नवाब के न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप था, जिससे नवाब की संप्रभुता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। कंपनी के गुमास्तों द्वारा जगह जगह पर न्यायिक कार्य किए जाने लगे थे। इन सभी परिस्थितियों के आलोक में नवाब द्वारा एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया। नवाब ने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। फलतः अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। अब सभी भारतीय एवं विदेशी व्यापारी एक ही स्तर पर आ गए, जो कि कंपनी को एकदम अस्वीकार था। जुलाई 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। 1763 जुलाई
जुलाई 1713 अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी, याद रखना, तथा मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। ये देखो फैक्ट है ये, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मीर कासिम ने शरण मांगी। वहां उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ बक्सर को? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध में शुजाउद्दौला के नेतृत्व में सम्मिलित सेना, जो शुजाउद्दौला के नेतृत्व वाली सेना थी, उसकी पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला कुछ दिन तक विरोध करने के बाद 1765 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब आते बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध वही 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर का युद्ध एक सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला की सेना नायक के विश्वासघात का परिणाम था। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। सन 1765 में क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कलकत्ता आया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव, शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्न थीं। कंपनी को शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने अवध के नवाब नजमुद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ठीक है, कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, अब आगे आते। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्न थीं। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब शुजाउद्दौला के खर्च पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हुई। शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, बंगाल में दैत्य शासन 1765 से 1772। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 अधिकारी होते थे, जिन्हें दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था। ठीक है, जबकि सूबेदार सैन्य प्रतिरक्षा, पुलिस व न्याय प्रशासन के कार्यों का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और केंद्रीय मुगल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तथा 53 लाख रुपए की रकम बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी छीन लिए। ठीक है, कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से करती थी, किंतु वास्तविक शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में ही थी। इसने ही बंगाल में दैत्य शासन या दोहरा प्रशासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी और नवाब दोनों द्वारा शासन की व्यवस्था थी। ठीक है, दैत्य शासन स्थापित करने के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समझ आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़काने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंद्वियों का एकजुट होने का अंदेशा था। दूसरा कारण यह था कि कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उन पर इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। तीसरा कारण यह था कि कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संस्था में बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी अधिकारी गण थे वह भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे। इंग्लैंड स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रादेशिक नियंत्रण करने के बजाय अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षाएं रखते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्लाइव द्वारा लागू की गई 10 शासन प्रणाली अप्रभावी, अव्यवहारिक थी, जिसने बंगाल में अराजक स्थितियों का सृजन किया। 1717 ईस्वी से जारी कंपनी को कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी के बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। 1717 ईस्वी जारी कंपनी को कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से जारी कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। ठीक है। 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, अंडरलाइन देखो, हाईलाइट करना, 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब क्लाइव द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। इसलिए हेस्टिंग ने बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया। शाह आलम द्वितीय से कड़ा एवं इलाहाबाद को छीनकर अवध के नवाब को बेच दिया गया और उसकी पेंशन बंद कर दी गई। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर संबंध। आंग्ल मैसूर संबंध क्या है? अंग्रेजों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के कई कारण थे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वाणिज्यिक था। मैसूर राज्य की भौगोलिक स्थिति सुदूर देशों से व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी थी, क्योंकि यह मालाबार तट पर अवस्थित था और तट के लाभकारी व्यापार पर मैसूर राज्य पर पूरा नियंत्रण था। अंग्रेज एक और काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें मैसूर से मद्रास की संप्रभुता को भी खतरा था। मराठों द्वारा मैसूर पर निरंतर आक्रमणों से वहां की वित्तीय स्थिति खराब हो गई, जिससे हैदर अली को लाभ मिला। 1761 तक हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। 1761 तक हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मैसूर राजस्व के मामले में धनी प्रांत था और फ्रांसीसियों से उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए फ्रांसीसी संबंध अपने आप में अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। परिणामतः कंपनी व मैसूर के मध्य 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। याद रख लेना, पूछते हैं कई बार कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मिलान करने को भी आ सकता है। तो 1767 से 1769 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध 1766 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि की गई। निजाम ने अंग्रेजों को हैदर के विरुद्ध सहायता प्रदान करना स्वीकार किया। शीघ्र ही कर्नाटक और मराठा भी इस संधि में शामिल हो गए, किंतु हैदर अली ने इस संधि में कौन कौन सा शामिल हुए? कर्नाटक और
मराठा इस संधि में शामिल हो गए, किंतु हैदर अली ने अपनी कूटनीति विशेषता का परिचय देते हुए निजाम एवं मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। देख लो, इधर निजाम और मराठों को मिला लिया, इधर शामिल हुए थे, तो इधर इसने क्या करा, अंग्रेजों को इसने अपनी तरफ मिला लिया, निजाम मराठों को, और फिर उसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। सन 1769 में अंग्रेजों को तिरस्कारपूर्ण संधि 1769 में अंग्रेजों को तिरस्कारपूर्ण संधि करनी पड़ी थी, वो थी मद्रास की संधि। अब मद्रास, अब ये ऑप्शन कभी कभी आ जाता है मिलान करने की, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आगे लिखा होगा मद्रास की संधि। अच्छा, पता होगा तो सही मारोगे, नहीं तो गलत कर दोगे। ठीक है, मद्रास की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित क्षेत्र वापस कर दिए तथा भविष्य में किसी भी तीसरी शक्ति के आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। सन 1771 में जब मराठों और हैदर अली पर आक्रमण किया गया, जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया, उनकी कोई सहायता नहीं की। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक फिर से युद्ध के बादल मंडराने लग गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स अमेरिका में युद्ध छिड़ने एवं फ्रांसीसियों द्वारा अमेरिका का साथ निभाने चिंतित हो गया, क्योंकि हैदर अली के फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे। अतः हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति का परिचय देते हुए फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार कर लिया। यह हैदर अली के लिए संघर्ष का एक खुला न्योता था। फलतः दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेज मराठा एवं निजाम को अपनी ओर मिलाने में सफल हुए। ठीक है, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 और 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस अगला गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह मराठों एवं निजाम को कूटनीति के बल पर अपनी ओर मिलाने में सफल रहा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ तथा कॉर्नवालिस ने उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपने साम्राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को तथा अन्य विजयी पक्षों को देना पड़ा। मतलब देखो, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपने साम्राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को तथा अन्य विजयी पक्षों को देना पड़ा। साथ ही उसे 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में भी चुकाने पड़े। इस संधि के अनुसार जब तक टीपू युद्ध हर्जाना नहीं चुका देता, उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में रहना था। इस युद्ध के विषय में कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह आ जाता कभी कभी कि कॉर्नवालिस ने कौन से युद्ध में कहा था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा, क्या कहा, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। आगे आते हैं अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1799 ईस्वी में। जिस दिन लॉर्ड वेलेस्ली का भारत आगमन हुआ, ठीक उसी दिन टीपू ने मॉरिशस से आए कुछ फ्रांसीसी सैनिकों का स्वागत किया। टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब फ्रांस का सदस्य बना तथा उसने श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं को नागरिक टीपू फ्रांसीसी नागरिक की संज्ञा भी दी। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर निजाम मराठा फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर निजाम मराठा फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया।
इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व वेलेस्ली, हेस्टिंग एवं स्टुअर्ट ने किया। टीपू सुल्तान की मृत्यु से मैसूर की स्वतंत्रता का सूर्यास्त हो गया। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर के शेष भाग पर पुराने हिंदुत्व वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालकृष्ण राज को शासक बना दिया। अंग्रेजों ने उससे सहायक संधि कर हस्ताक्षर करवा लिया। मैसूर शेष हिस्सों को निजाम तथा मराठों के मध्य बांट दिया। इस लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि द्वारा मैसूर राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। आया समझ में यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला था। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सूरत पर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व? कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किस पर आक्रमण कर दिया? सूरत पर आक्रमण कर दिया। आरंभिक युद्ध 18 मई 1775 को औरस के मैदान में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 18 मई 1775 को कहाँ हुआ? औरस के मैदान में हुआ। ये पूछा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंत में दोनों पक्षों के मध्य 1782 में सोलबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि से सोलसेट एवं थाना का दुर्ग अंग्रेजों को प्राप्त हो गया तथा उन्होंने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राय का साथ छोड़ दिया तथा उसे 3.5 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु मराठा राज्य के लिए एक आघात सिद्ध हुई। नाना फडणवीस की मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पॉमन ने कहा, नाना फडणवीस के साथ मराठा सरकार सारा सयानापन और संयम चला गया। किसने कहा? ब्रिटिश रेजिडेंट पॉमन ने कहा कि नाना फडणवीस के साथ मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात पूना दरबार षड्यंत्र का केंद्र बन गया था। लॉर्ड वेलेस्ली का एक ऐसा मानना था कि मद्रास को नेपोलियन खतरे से बचाने का एकमात्र उपाय समस्त भारतीय राज्यों का अधिग्रहण करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सहायक संधि का विकास किया। नाना फडणवीस अंग्रेजों की चालों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने मराठों को सहायक संधि से दूर रखा। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव ने अपना असली रूप दिखाया। सन 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। पूना पर होलकर का नियंत्रण हो गया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर कहाँ शरण ली? बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसीर में शरण ली। 31 सितंबर 1802 ईस्वी को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य बेसिंग की संधि हुई। कब हुई? 31 सितंबर 1802 ईस्वी को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य किसकी संधि हुई? बेसिन की संधि हुई। बेसिंग की संधि की प्रमुख बातें थीं जो निम्नवत हैं। बेसिंग की संधि के बाद जो प्रमुख बातें हुई वो निम्नवत हैं। क्या बातें हुई? कंपनी को सूरत नगर मिल गया। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। पेशवा ने अंग्रेजों को निजाम से 14 वसूली का अधिकार दे दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। पेशवा ने कंपनी के पास किसी भी यूरोपीय शत्रु को न रखना स्वीकार किया। यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी, जिसके फलस्वरूप भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी।
सन 1803 ईस्वी में भोसले ने विवश होकर अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। कब की देवगांव की संधि? 1803 में। किसने की? भोसले ने विवश होकर अंग्रेजों से की। इस संधि के अनुसार गंगा तथा यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए गए। अंग्रेजों ने होलकर को युद्ध में परास्त करने के पश्चात 1805 में राजपुर घाट की संधि की। अब तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 ईस्वी 1817 से 1818 ईस्वी था। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। यह संघर्ष पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में परिणत हो गया। इस युद्ध में मिले विजय के फलस्वरूप हेस्टिंग ने पेशवा सिंधिया तथा नागपुर के महाराजा को अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश पेशवा ने अंग्रेजों को दासत के मुक्ति प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया, किंतु वह किरके के युद्ध में पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप पेशवा के अधिकार क्षेत्र वाला पूना भी अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, अब आगे आते हैं मराठों की पराजय के कारण। मराठा सरदारों के बीच आपसी षड्यंत्र और एकता की कमी ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया। मराठों की स्थिर आर्थिक नीति एवं सीमित आय के स्रोत भी उनकी स्थिति अंग्रेजों की तुलना में काफी कमजोर हो गई। प्रशासन में व्यक्तिगत निष्ठा, जात पात तथा अन्य सामाजिक आधारों पर विभाजन का प्रयास, उत्तम गुप्तचर व्यवस्था की कमी ने भी मराठों की पराजय को अवश्यभावी बना दिया। पंजाब का अधिग्रहण। अतः सन 1839 में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात मात्र 1 वर्ष के बाद उनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रशासक नौनिहाल सिंह बना, वह शीघ्र ही काल के मुख में समा गया। अब शेर सिंह गद्दी पर सन 1843 में सिंह की भी हत्या कर दी गई। कब? 1843 में शेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। पंजाब षड्यंत्र का एक गढ़ बन गया था। इसी पर राजमाता छिंदन के संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। दिलीप सिंह के शासन काल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध राजमाता छिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्रैडफुट की नीतियों ने सिख सेनापति लाल सिंह तथा तेजा सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप खालसा सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था। मतलब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। एवं भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गब के पास था। ठीक है, इस युद्ध में 4 लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें कोई भी निर्णय नहीं हो सका। 5वीं एवं अंतिम लड़ाई सबराव में हुई, जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब हुआ लाहौर पर अधिकार? 20 फरवरी 1846 को। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई। इस संधि के प्रमुख परिणाम निम्न है। परिणाम क्या है ये देखो। अंग्रेजों ने सिखों से हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया लिया, जिनमें से 50 लाख रुपए सिखों ने अपने कोष से दिए तथा शेष रकम के बदले पंजाब के कुछ प्रांत एवं कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए लेकर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। कश्मीर का गुलाब सिंह को बेचा जाना सिखों को पसंद नहीं आया। फलतः लाल सिंह के नेता सिखों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया तथा 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को दिलीप सिंह से भैरोवाल की संधि की। दिलीप
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात सिख सेना अपनी शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। डलहौजी के साम्राज्यवादी नीतियों से भी सिख क्रोधित थे। इसी समय अंग्रेजों ने मुल्तान गवर्नर को अपदस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप जनता ने विद्रोही गवर्नर को अपदस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप जनता ने विद्रोही गवर्नर विद्रोह कर दिया। डलहौजी ने अवसर का लाभ उठाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे दिया गया इसका परिणाम हुआ जनता ने विद्रोह कर दिया, डलहौजी ने अवसर का लाभ उठाया और युद्ध की घोषणा कर दी। इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ हो गया। आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक 22 नवंबर 1848 ईस्वी को लड़ी गई। ये रामनगर का युद्ध था। 22 नवंबर 1848 ईस्वी को लड़ा गया, जो कि रामनगर का युद्ध था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था लॉर्ड गफ तथा सिख सेना का नेता शेर सिंह ने किया। अगला युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया, चिलियावाला का युद्ध। इस युद्ध में लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी नेतृत्व की कमान संभाली और शेर सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया। यह युद्ध भी अनिर्णायक ही समाप्त हुआ। तृतीय युद्ध 13 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। गुजरात का यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना नेता चार्ल्स नेपियर ने किया। अंग्रेजों ने सिख सेना को पराजित कर दिया। इतिहास में इसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत 30 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व हेनरी लॉरेंस एवं एलन की इच्छा के विपरीत पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया। महाराजा दिलीप 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर रानी छिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया तथा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर शाही ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड वेलेजली कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसमें मुख्य अवरोध फ्रांसीसियों का बढ़ता प्रभुत्व था, अतः उसका उद्देश्य फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को भी नष्ट करना था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने व बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी। ठीक है। सहायक संधि की विशेषताएं। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। कंपनी के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी। भारतीय नरेशों ने आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव। अंग्रेज रेजिडेंटों को राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, फिर भी प्रायः वे इसका उल्लंघन करते थे। परिणाम स्वरूप शासकों ने शासन का भार धीरे धीरे रेजिडेंटों को ही सुपुर्द कर दिया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ गया। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावनात्मक साहस, सैन्य संगठन आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसके परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वेलेजली की सहायक संधि से ब्रिटिश हितों की रक्षा हुई, जबकि देशी रियासतों को गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़े। डलहौजी का
व्यक्तिगत सिद्धांत। कंपनी के लिए व्यक्तिगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्र को साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसे नया हथियार बनाया। उसने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाने का प्रयत्न किसने किया? तो डलहौजी ने किया। कौन से सिद्धांत के? डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत का क्रियान्वयन पहले कहाँ हुआ था? सतारा में 1848 भी, याद रखना। सतारा 1848, जैतपुर 1849 ईस्वी, संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी। इसको ऐसे याद रखना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सबके सन याद रखना। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1852, तो नागपुर 1854 ईस्वी। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत की आलोचना क्या थी? डलहौजी ने अपनी इस नीति से देशी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। व्यक्तिगत सिद्धांत की आलोचना में क्या हुआ? विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब आगे आते हैं। डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का संग्राम फूट पड़ा एवं 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसमें क्या हुआ? विलियम ली वॉर्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, विलियम ली वॉर्नर ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये याद रखना, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी? विलियम ली वॉर्नर की। ये पूछा जाता है। इसमें इसने रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। पहला क्या है? घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। दूसरा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 ईस्वी। तीसरा अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। कुछ विद्वानों ने 1935 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की ब्रिटिश नीति को समान संघ की नीति की संज्ञा दी। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना उसका उद्देश्य था। बफर स्टेट, ठीक है। उदाहरण स्वरूप नेपाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के पास संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया, क्योंकि वह मराठा आक्रमण खतरा विद्यमान था। इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। ठीक है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 ईस्वी। इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसलिए हेस्टिंग्स ने आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत की गई। युद्ध नीति की शुरुआत। अब आते हैं अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गईं। समान संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। यद्यपि ऐसा
नहीं हुआ और संघ अस्तित्व में नहीं आया। 1947 ईस्वी में भारतीय संघ अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। ठीक है, यहाँ तक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब अगला चैप्टर इसका कल वीडियो अपलोड कर देंगे, और इसको यार कम से कम 2 से 3 बार सुनो। देखो, चमक धमक के चक्कर में न रहना। मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूँ ऐसे कि जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको जब 2-3 बार सुनोगे तुमको समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कि सब यहाँ ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से एक दूसरे को हिट करते हैं। कुछ भी तुम देख लेना, लास्ट ईयर क्वेश्चन उठाना, इतने में ही जो हम पढ़ाया है इतने में ही तुमको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही से देखना बस, ये है। और अभी कुछ दिन, अभी आपका यूपी पेट 16 तारीख को है, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लाएंगे और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लाएंगे कि जिससे कुछ करंट भी वहाँ से आ जाए। अगर मेरी 8-10 क्लास में अगर आपको क्वेश्चन फंस भी जाते हैं तो बहुत है। और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि 10 के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे मेरे से फंस जाएंगे, नीचे तो फंस ही नहीं सकते हैं, 10 के ऊपर ही। और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती है, समझे। तो अभी वो भी डाल देंगे क्वेश्चन। कोशिश करूँगा कि मैथ के भी कुछ क्वेश्चन डाल दूँ, जिससे समझने में आसानी होगी और अच्छे से कर लोगे। ठीक है, यूपी पेट का पेपर दो अच्छे से, और कोई भी आगे एग्ज़ाम आता जाएगा उस दृष्टिकोण से मैं डालता जाऊँगा। धन्यवाद। ओके, बाय, गुड नाइट।